नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। एक पुरानी कहावत है, शायद आप में से पुराने लोगों ने सुनी हो, ताक पे बैठा उल्लू भर भर मांगे चुल्लू। यानी किसी ऊंची जगह पर अगर कोई उल्लू बैठ जाए, अगर किसी जिम्मेदार जगह पर कोई उल्लू जैसा आदमी बैठ जाए तो फिर उसके बयान, उसकी बातें और उसकी हरकतें भी वैसी ही होती हैं। यही हाल ट्रंप का दिखाई दे रहा है, कुछ भी बकबक कर रहा है। आज सीएनएन ने उसका एक वीडियो लगाया था, वो वीडियो तो मैं नहीं लगा सकता, लेकिन जो बातचीत उसने की है कल, उसके अलग अलग मौके पर उसने क्या क्या कहा है उसको एक साथ कर दिया है। और उसमें हालत यह है कि एक बार वो कह रहा है कि मैं अपने सहयोगियों से बहुत नाराज हूं, इंग्लैंड से, अमेरिका से, फ्रांस से, सबसे बहुत नाराज हूं, क्योंकि कोई भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने में हमारी मदद नहीं कर रहा। और दूसरी जगह कह रहा है कि हमें किसी की जरूरत नहीं, हम तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं। एक जगह कह रहा है कि हमें बड़ा आश्चर्य है कि ईरान ने ऐसे अटैक किया, दूसरी जगह कह रहा है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ईरान जो है वो अरब मुल्कों पर अटैक करेगा। वैसे इस पूरी बातचीत में उसने ईरान की तारीफ जबरदस्त की है। एक और शेर सुन लीजिए, काफी पुराना है लेकिन कई बार याद आता है। सरफरोशी की तमन्ना आप सबने सुना है, उसी में से ये शेर है कि ऐ शहीदो मुल्क व मिल्लत, मैं तेरे खूं पर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। तो ईरान ने पिछले 3 हफ्तों से जिस तरह की लड़ाई लड़ी है, 2 हफ्तों से जिस तरह की लड़ाई लड़ी है, तीसरा हफ्ता चल रहा है, उसकी तारीफ कल ट्रंप भी कर रहा था बैठ के। उसने कहा कि बहुत शानदार लोग हैं जो चेस बोर्ड पर है, उस पर उनका दिमाग बहुत तेज चलता है, बहुत कायदे से लड़ाई लड़ी, हमने उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये बात वो बार बार कह रहा है कि हमने उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया, हमने ये जंग जीत ली। भैया जंग जीत ली तो अब वहां पे क्या कर रहे हो? तब वाशिंगटन पोस्ट ये खबर क्यों चला रहा है कि तुम्हारे 200 सैनिक वहां पर घायल हैं? तब इजराइल के अखबार ये क्यों बता रहे हैं कि 3,500 से ज्यादा इजरायली घायल हैं जो अस्पतालों में पड़े हुए हैं? मरने वालों की संख्या तो अभी तक नहीं बता रहे। तो ट्रंप जो बार बार ये कह रहा है कि हम जंग जीत चुके, इसका माकूल जवाब, और वो भी अंग्रेजी में ही जवाब दिया ईरान के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि जंगें जो जीती जाती हैं ना, वो ट्वीट से नहीं जीती जाती हैं, जंगें जमीन पर जीती जाती हैं। अगर वाकई जंग जीतने का ख्वाब है तो जमीन पर उतरो, हम देख लेंगे कौन जीतता है और कौन हारता है। दरअसल ट्रंप लगातार ये बात करने की कोशिश कर रहा है कि हम जमीन पर उतरेंगे। एक बात उसके समझ में आ चुकी है कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसको किसी की कोई मदद नहीं मिल रही है, कोई मदद नहीं कर रहा है। ब्रिटेन ने सीधे मना कर दिया कि यह हमारी जंग नहीं है, नाटो ने कह दिया हमारी जंग नहीं है, जर्मनी ने कह दिया हम कोई मदद नहीं करेंगे, यूक्रेन ने कह दिया कि हम हथियार भेजने को तैयार हैं, ड्रोन, एंटी ड्रोन जो इक्विपमेंट हैं वो भेजने को तैयार हैं, लेकिन पैसा चाहिए और टेक्नोलॉजी चाहिए रशिया के साथ मुकाबले के लिए। चाइना की तो बात ही छोड़ दीजिए, चाइना क्यों मदद करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने में? उसके जहाज तो आराम से जा रहे हैं, वो तो ईरान का दोस्त है। तो कोई भी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई भी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए तैयार नहीं है, तो जंग के मैदान में जमीन पर आने के लिए तो कोई तैयार नहीं होगा। इजराइल ने अपनी पूरी ताकत लेबनान की तरफ झोंक दी है, ईरान को अमेरिका के भरोसे छोड़ दिया है। वो कतई अपने सैनिक ईरान की जमीन पर नहीं भेजने वाला। यानी ईरान में फंसा हुआ ट्रंप अमेरिकी सैनिकों की कब्रगाह बनवाएगा अगर जमीन पर पांव रखवाएगा ईरान में। यह बात सबके समझ में आ रही है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं ईरान, अमेरिका, इजराइल वार, मिडिल ईस्ट की स्थिति, सारी दुनिया में क्या चल रहा है, यह सारा कुछ जितना बेहतर तरीके से अपडेट कर पाए अपडेट कर रहे हैं। हमारी टीम दिन रात रिसर्च में लगी हुई है। अब बारी है आपकी कि आप भी आगे बढ़ें, हमारे साथ चले आप। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं, और 3 रुपए रोज से भी कम पर आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। स्क्रीन पर जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन कर लें, या वीडियो के ठीक नीचे आपको ज्वाइन बटन दिख रही होगी, या फिर डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो हमने लिंक दिए हैं उनको फॉलो करके आप हमारे मेंबर बनते हैं तो हमें बहुत ज्यादा ताकत मिलती है। गल्फ स्टेट बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत तरह की बातें आ रही हैं। आज वॉल स्ट्रीट जर्नल और बाकी जगहों पर यह खबरें आ रही हैं कि गल्फ स्टेट्स
खासतौर पे सऊदी अरबिया, बहरीन और यूएई ये कह रहे हैं अमेरिका से कि ईरान को पूरी तरह से खत्म करने से पहले मत रुकिए, लगातार ईरान पर बम बरसाते रहिए ताकि ईरान पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। एक बयान भी आया है सऊदी अरबिया का कि अब हमारे दुश्मन हैं ईरान के लोग, अब ईरान हमारा दुश्मन है, अब हम उसको दोस्त मुल्क नहीं मानते। इन्हीं सारे सवालों को दिमाग में रखते हुए अली लारिजानी का एक बयान आया कल। 3-4 पॉइंटर्स में वो बयान था और वो बयान पढ़ा जाना चाहिए। उन्होंने उस पूरे बयान को अगर एक लाइन में कहना हो तो मैं ये कहूंगा कि उन्होंने कहा, चूज योर साइड्स, तय करो कि किस तरफ हो तुम। या तो इस्लाम की बात करना, उम्मत की बात करना छोड़ दो, क्योंकि अगर उम्मत की बात कर रहे हो तो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर एक मुस्लिम मुल्क के ऊपर अटैक किया है और तुमको उस मुल्क के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर उम्मत की बात कर रहे हो तो आओ हमारे साथ खड़े हो। इजराइल और अमेरिका के जो तुम्हारे यहां अड्डे हैं उनको बंद कराओ, उनकी एम्बेसी को बंद कराओ और हमारे साथ खड़े हो। देखो हम इस जंग में कैसे इजराइल और अमेरिका को मिडिल ईस्ट से हमेशा के लिए बाहर निकाल देते हैं। और अगर अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हो तो उम्मत की बातें करना बंद कर दो। तुम मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, तुम खुद को भले मुस्लिम मुल्क कहो लेकिन तुम नहीं हो। मैं तो फिलहाल मुस्लिम मुल्क और हिंदू मुल्क जैसी किसी बात पर भरोसा नहीं करता हूं। मेरा चले तो दुनिया में किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ कोई मुल्क ना हो। लेकिन एक सवाल तो मैं जरूर करूंगा, अली लारिजानी का जो सवाल है उसको आगे बढ़ाते हुए एक सवाल तो मैं जरूर करूंगा, और यह सवाल सारी दुनिया से है कि अग्रेसर कौन है। इजराइल ने कह दिया कि ईरान हम पर हमला करने वाला था इसलिए हमने प्रीएम्प्टिव अटैक किया, और ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ये थोड़ा गलत था कि ईरान ने पलट के अटैक किया। मतलब ईरान क्या करता? आप उसके ऊपर अटैक करते हो, उसके लीडर को मार डालते हो, लीडर के साथ के लोगों को मार डालते हो। अब खबर ये आई है और अमेरिकी अखबारों में ही ये खबर आई है, जेरूसलम पोस्ट ने भी ये खबर छापी है कि मुस्तफा खामनेई जो नए सदर बने हैं, वहां के जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं, वो भी बस बाल बाल बच गए, वरना वो भी मारे जा सकते थे। उनकी पत्नी और उनके बेटे के मरने की बात तो है ही। तो इस तरह का हमला तुम करो और उसके बाद ईरान खामोशी से कहे कोई बात नहीं, आपने हमारे रहबर को मार दिया, अब कोई बात नहीं, हम खामोश रहेंगे। तो ईरान का पलट के अटैक करना गलत है। लेकिन अग्रेसर जो वाकई हैं, जिन्होंने हमला किया है ईरान के ऊपर, वो सही है। आप अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दे रहे हैं। इस बात के पूरे सबूत हैं कि यूएई, सऊदी अरबिया, बहरीन, कतर, इन सब की जमीन का इस्तेमाल किया गया है ईरान पर हमले के लिए। और ये तो हम जानते ही हैं कि ईरान के मिसाइलों को आसमान में इंटरसेप्ट किया जाता है, जो मिसाइलें सऊदी अरबिया या यूएई पे पिछली बार नहीं जा रही थी, कतर पे भी नहीं जा रही थी, जॉर्डन पे भी नहीं जा रही थी, बहरीन पे भी नहीं जा रही थी। 12 रोजा जंग के दौरान तो ईरान ने सिर्फ और सिर्फ इजराइल पर हमला किया था। फिर वो मिसाइलें क्यों रोकी जा रही थी? जब रास्ते में आप मिसाइलें रोक रहे थे तो आपने साफ किया कि आप इजराइल के साथ हो। और अगर आप इजराइल के साथ हो और इजराइल ईरान पर अग्रेसर कर रहा है तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब छोड़ दीजिए, ईरान को पूरा हक है कि आपके ऊपर हमला करे। मैं एक एग्जांपल देता हूं, इराक का एग्जांपल देता हूं। इराक में अमेरिकन बेसिस पर हमला किया गया। इराक के प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया कि आपके मुल्क पर ईरान ने हमला किया है, आप पलट कर जवाब देंगे कि नहीं देंगे? तो इराक के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि किसी भी देश में जो एम्बेसी होती है वो दूसरे मुल्क की प्रॉपर्टी होती है। मतलब हिंदुस्तान के अंदर अगर ईरान की एम्बेसी पर हमला होगा तो वो हिंदुस्तान पर नहीं, वो ईरान पर हमला माना जाएगा, क्योंकि एम्बेसी की जितनी जमीन होती है वो ईरान की जमीन मानी जाती है। इजराइल की जो एम्बेसी होगी वो इजराइल की जमीन मानी जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका की एम्बेसी तो अमेरिका की जमीन है और अमेरिका और ईरान के बीच में लड़ाई चल रही है। तो अगर अमेरिका की एम्बेसी पे हमला हुआ है तो अमेरिका जाने और ईरान जाने, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका का बेस जो है वो अमेरिका की जमीन है, और अगर अमेरिका की बेस पर ईरान का हमला हुआ है तो किसी का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और यह हकीकत है कि शुरुआती हमले जो ईरान ने किए वो केवल इन्हीं बेसिस पर किए। लेकिन अब वो कह रहा है कि अमेरिकन इंटरेस्ट जो है उन पर भी हम हमला करेंगे, अमेरिकन बैंक्स पर हमला करेंगे। सिटी बैंक जो यूएई का है उसने बंद कर दिया है खुद को, जाने कितने वक्त के लिए, जब तक ये बवाल चलता रहेगा सिटी बैंक बंद रहेगा। सिटी बैंक का जो प्रॉफिट होता है वो अमेरिका जाता है। ऐसे ही जो अमेरिका के दीगर इंस्टीट्यूट्स हैं
उन पर भी हमला करने की बात कही है। ईरान ने कहा है कि लोग इससे कम से कम 1 किलोमीटर दूर रहें वरना हमला होगा तो उनके ऊपर भी निशाना बन सकता है। मेरा सवाल बहुत साफ है, ईरान में जो पहला हमला हुआ उसमें उसके रहबर मारे गए और दूसरे हमले में 165 बच्चियां मिनाब में मारी गईं। क्या ये सारे के सारे अरब मुल्क खामोश बैठे रहे? क्या ये इतना भी नहीं कर सकते थे? ये उम्मत की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो इन्हीं के मजहब की बच्चियां मारी गई थी एक स्कूल के अंदर, क्या उसकी मजम्मत भी नहीं कर सकते थे? और अगर उसकी मजम्मत नहीं कर सकते थे तो जाहिर सी बात है कि ये ईरान के साथ नहीं, अमेरिका और इजराइल के साथ थे। भले ये कहें न्यूट्रल है, इसलिए अली लारिजानी की बात बिल्कुल साफ है कि आपको चुनना पड़ेगा कि आप हमारी तरफ हो या दुश्मन की तरफ हो। और अगर आप दुश्मन की तरफ हो तो आपको कोई हक नहीं बनता कि इस बात की शिकायत करो कि आपके ऊपर हमला हो रहा है। तो अली लारिजानी ने अरब मुल्कों के लिए बिल्कुल क्लियर लाइन खींच दी, यह कहा कि आप तय करो किस तरफ हो। और दूसरी तरफ ईरान के प्रवक्ता ने सीधा, एकदम सीधा कहा अमेरिका से कि ट्वीट से लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, अगर लड़ाई लड़नी है तो जमीन पर उतरो और लड़ाई लड़ो। ट्रंप ने एक और मजेदार बात कही। ट्रंप ने कहा कि हमारे यहां तो बहुत तेल होता है, हमारी जरूरत का सिर्फ 1% तेल जो है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरता है, लेकिन बाकी मुल्कों को तेल की ज्यादा जरूरत है, उनको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाने की बात करनी चाहिए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से केवल तेल और गैस नहीं जाता है। दिक्कत यही होती है कि परसेप्शन जो बना दिया जाता है, लोगों की समझदारियां कई बार गड़बड़ हो जाती हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर जो जेनरिक मेडिसिन है उनका सबसे बड़ा सप्लायर कौन है? इंडिया। और इंडिया से वो जो जेनरिक मेडिसिन जाती है उसका बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अमेरिका को एमआरआई मशीनों की जरूरत होती है और वो मशीनें कहां से गुजरती हैं? वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरती हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरती हैं। यह सोचना कि सिर्फ तेल का मामला है काफी नहीं है। बस बात इतनी है कि तेल की प्राइस से दुनिया पर फर्क बहुत पड़ता है। अगर $100 से ऊपर लंबे समय तक रह गई, हफ्ते 10 दिन रह गई, इसका मतलब इन्फ्लेशन का पीरियड आ जाता है। और अगर 120, 150 चली गई तो सारी दुनिया में डिप्रेशन का खतरा मंडराने लगता है। तो असल मामला जो है वो तेल का बन जाता है, लेकिन उसकी आड़ में और भी बहुत सारी जरूरी चीजें हैं जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से अमेरिका नहीं पहुंच पा रही। और सोचिए, दुनिया की सबसे मजबूत नेवी, जो अपने आप को दुनिया के सबसे मजबूत नेवी सिर्फ कहती नहीं है बल्कि है भी, वो 21 मील का वो जो एक रास्ता है वो नहीं खुलवा पा रही है। आप सिर्फ इतने से ईरान की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। एक 21 मील का रास्ता खुलवाने के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया भर से मिन्नतें कर रहा है और कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो आप ईरान की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। ईरान पे बम गिर रहे हैं, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, हॉस्पिटल्स गिर रहे हैं, बैंकों पर बम गिरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अमेरिका को नुकसान ईरान ने वहां पहुंचाया है जहां दर्द सबसे ज्यादा होता है, फाइनेंशियल सेक्टर पे। वो जानता है कि फाइनेंशियल सेक्टर डूबा तो अमेरिका का सारा रुतबा खत्म हो जाएगा और इसीलिए वो लगातार फाइनेंशियल सेक्टर पर चोट पहुंचा रहा है। उधर रजा पहलवी भी हरकत करते हुए दिख रहे हैं, कोई कमेटी बना रहे हैं। एक वीडियो में आपको दिखाना चाहता था, वीडियो दिखाने पे कॉपीराइट का बड़ा चक्कर पड़ जाता है। कुछ स्क्रीनशॉट्स में उसमें से आपको दिखा देता हूं। ये वो लोग हैं, लड़कियां हैं, जो शाह रजा पहलवी के समर्थन में अमेरिका में जुलूस निकाले हुए हैं। इनकी हरकतें आप देखिए, ये इजराइल के झंडे को दिखाकर अश्लील इशारा कर रही हैं, जिसका मानी ये हुआ कि इजराइल जो है तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा। ये शाह रजा पहलवी के समर्थक हैं जो ईरान के लोगों से जो इशारे कर रहे हैं वो इजराइल के झंडे के भरोसे कर रहे हैं। मेरा सवाल बहुत साफ है कि दुश्मन के झंडे के भरोसे लड़ाई लड़ने वाले ईरान का भला कर सकते हैं? ऐसी अश्लील हरकतें सरेआम करने वाली महिलाएं किसी को आजादी दे सकती हैं? ये आजाद महिलाएं हैं या फिर वो आजाद औरतें हैं जो लंदन से ईरान लौट आई चलती जंग में और जिनका कहना है कि हम अपने मुल्क को इराक या लीबिया या अफगानिस्तान नहीं बनने देंगे?
ये अमेरिका में रहकर मोसाद और सीआईए के पैसे पर पलकर अपना सारा कल्चर, अपना सारी तहजीब, सब कुछ खो चुके लोग ईरान को बेहतर क्या बनाएंगे, ये कोई भी समझ सकता है। एक और बड़ी मजेदार बात आपको बताऊं जिससे समझ में आता है कि अमेरिका किस कदर परेशान है। एक तरफ ट्रंप जो है वो कह रहे हैं जमीन पर हम अपनी आर्मी उतारेंगे, एक तरफ वो कह रहे हैं लंबी लड़ाई चलेगी वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ बड़ा सवाल ये उठता है, और बहुत बड़ा सवाल है ये, कि आखिर ये खबरें क्यों चलवाई जा रही हैं कि ईरान से बातचीत चल रही है। ये खबर चलवाई गई कि विटकॉफ जो है उसका कनेक्शन हो गया है अराक्ची के साथ, और अराक्ची और विटकॉफ के बीच में बातचीत चल रही है। और ये खबर चलवाई गई बराक रॉबर्ट से, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि अमेरिकन एजेंडा उसके और उसका जो अखबार है एक्सियोस, उसके थ्रू लगातार चलाया जाता है। तो दुनिया भर में यह खबर चलाने की कोशिश की गई कि अमेरिका की तो ईरान से बातचीत चल रही है, बाकी सब बातें ऊपर ऊपर हो रही हैं। हकीकत यह है, सोर्सेज ये बता रहे हैं, और ये भी अमेरिकन अखबारों के भरोसे ही मैं कह रहा हूं, कि विटकॉफ बार बार गिड़गिड़ा रहा है कि यार बातचीत शुरू करो, मैसेज दिलवा रहा है अराक्ची को, लेकिन अराक्ची ने कहा कि इस आदमी से मुझे कोई बात नहीं। और अराक्ची ने बाकायदा ट्वीट भी किया कि स्टीव विटकॉफ से मुझे कोई बातचीत नहीं करनी, और ना मैं किसी कनेक्शन में हूं ना किसी कनेक्ट में हूं। इस आदमी से आखिरी बात मेरी तब हुई थी जब इसके मालिक के कहने पर हमारे मुल्क पर अटैक हुआ था। उसके पहले जो बातचीत चल रही थी वही आखिरी बात है। उसके बाद ना हम कोई बात कर रहे हैं और ना ही कोई बात करेंगे। बल्कि किसी ने मजाक में कहा कि रमजान का महीना चल रहा है और रमजान में शैतानों से किसी तरह का राब्ता कायम नहीं हो सकता, तो इसलिए अराक्ची जो है वो विटकॉफ से बात नहीं कर रहा। खैर, ये तो मजाक की बात हो गई, लेकिन हकीकत यही है कि अमेरिका से ईरान किसी तरह की फिलहाल सीधी बातचीत नहीं कर रहा। कल एक खबर आई थी कि इजिप्ट, टर्की और ओमान मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह की बातचीत हो जाए। तो यह मुमकिन है कि इजिप्ट, ओमान और टर्की ने जिसको लगाया हो बातचीत करने के लिए, अपना जो प्रतिनिधि बनाया हो, उसने अमेरिका से बात की हो और वहां का मैसेज ईरान पहुंचाया हो, और ईरान से जो बातचीत हुई हो या जो जवाब मिला हो उसको अमेरिका पहुंचाया हो। ऐसे कोई बातचीत अगर हो रही है तो हो सकता है, क्योंकि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है। लेकिन सीधी बातचीत अमेरिका और ईरान में कोई हो रही हो, कम से कम ऐसा तो समझ में नहीं आता है। बाकी सारी खबरें सोर्सेज से आती हैं। जैसे सोर्स से खबर आई कि आपको याद होगा ईरान के 2 टैंकर जब्त कर लिए थे हिंदुस्तान ने अमेरिका के कहने पर। तो अब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपनी जहाजें निकालने के लिए हिंदुस्तान कह रहा है, तो ईरान ने यह कहा है कि पहले हमारे 2 टैंकर फ्री करो। कई लोगों का कहना है कि भारत वो टैंकर्स फ्री कर चुका है। एक बयान आप सब लोगों ने सुना होगा, डॉक्टर इलाही का बयान था कि हिंदुस्तान की जनता ने जिस तरह की मोहब्बत हमें दी है उसके चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है। डॉक्टर इलाही बहुत शानदार आदमी है, मेरी कई मुलाकातें हैं, उनका इंटरव्यू मैंने किया था जो आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे मौके पर यह नहीं होता है कि मोहब्बत और प्यार के भरोसे जहाज आते जाते हैं। ऐसे मौके पर लेन देन होता है, और लेन देन 2 मैं आपको बता चुका। एक तो ये कि बहुत मुमकिन है कि यहाँ के जो 2 जब्त जहाज थे वो छोड़े गए हों, और ये तो हम जानते ही हैं कि 150 से ज्यादा जो ईरान के नाविक फंसे हुए थे, मरीन यहाँ फंसे हुए थे, उनको जहाज से आर्मीनिया पहुंचाया गया है। जिसके बाद 2 जहाजों की अनुमति हमको मिली है। 2 से ज्यादा जहाज अभी तक आएंगे या नहीं आएंगे, जो 20 से ज्यादा हमारे फंसे हुए हैं उनके बारे में कुछ पता नहीं है। तो सीधी सी बात है कि जब मौका आया तो ईरान को सबने धोखा दिया। जिन से ईरान ने उम्मीद पाली थी सबने धोखा दिया। तो अब ईरान से यह उम्मीद करना कि वो पुरानी दोस्ती का मान रखेगा, यह अपने आप में थोड़ी बेईमानी है। ब्लूमबर्ग में एक आर्टिकल आया है, और उस आर्टिकल में यह पूछा गया है कि हिंदुस्तान हर जगह अपना दोस्त होने का दावा करता है, लेकिन कहीं से कोई लेवरेज फायदा क्यों नहीं मिलता है। सीधी सी बात है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, विदेश नीति को, डिप्लोमेसी को माय डियर फ्रेंड जो बना के रख दिया है, उसमें अपना असल दोस्त
कोई नहीं रहा है। असल दोस्तियां उसमें खोई गई हैं। खैर, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में मैं बात करता ही रहता हूं, आगे भी करूंगा। अभी जो ईरान से वार है वो बुरा फंसा हुआ है। ट्रंप को कहीं से कोई मदद मिलनी नहीं है, और अगर जमीन पर पांव रखने की कोशिश करेंगे तो लड़ाई बरसों चल सकती है। और अफगानिस्तान को याद कर लीजिए, वियतनाम को याद कर लीजिए, जहां लड़ाई लंबी चली है, अमेरिका आखिर में सब कुछ समेट कर वापस गया है। बेहतर यही होगा कि ईरान की कुछ शर्तें मानकर जंग को खत्म करे, लौटकर अपने मुल्क में जाए, जहां ज्यादा उम्मीद यह है कि उसकी गद्दी कभी भी छीनी जा सकती है। उधर नेतन्याहू जितने वीडियो जारी कर रहा है, शक उतना ही बढ़ता जा रहा है कि जो आदमी अपनी डिफेंस कमेटी की मीटिंग में चलती जंग में नहीं शामिल हो रहा है, वो कॉफी पीने और घूमने कैसे निकल रहा है। और एक और आखिरी सवाल आपके सामने छोड़ जाता हूं। आपको याद होगा कि स्टीव विटकॉफ और कुशनर दोनों के दोनों इजराइल आने वाले थे, और आखिरी टाइम पर उनका दौरा कैंसिल हो गया। वो आज तक नहीं आए हैं। कहीं ये डर तो नहीं कि नेतन्याहू जिंदा नहीं है, तो आएंगे तो ये राज खुल जाएगा कि वो नेतन्याहू से मिला क्यों नहीं। और आप देखिए, ट्रंप लगातार एक्टिव है, यहां फोन कर रहा है, वहां फोन कर रहा है, इस नेता से मिल रहा है, उस नेता से मिल रहा है। और पिछले हफ्ते 10 दिन से नेतन्याहू की किसी नेता से मुलाकात या बातचीत की कोई खबर सामने नहीं आई है, जिससे ये लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। खैर, यहां से बैठ के हम नजूमी तो हैं नहीं जो बता सके कि वो जिंदा है या मर गया, लेकिन एक के बाद एक जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं वो शक पैदा करते हैं कि ईरान ने इजराइल में बड़ा खेल पहले ही कर दिया है क्या। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।